आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम हमारे आज के विशेष प्रवक्ता श्री प्रवीण प्रणव जी की ओर, जिनका परिचय हम हमारी समाजाध्यक्ष महिला उपाध्यायक श्रीमती सुधा राय जी ने प्रस्तुत किया है। श्री प्रवीण प्रणव जी की ओर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर हिला मिश्र, मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा रानी राव जी, समाज के अध्यक्ष सुजीत ठाकुर जी, महासचिव आईपी सिंह जी और कुशल संचालिका प्रियंका सिंह जी, आपने बहुत कुशल संचालन किया है शुरू से आखिर तक, और इसके साथ ही ब्रह्मर्षि समाज के सभी कार्यकर्तागण, सदस्यगण और विशेषकर महिलागण, आप लोगों ने जो मेहनत की है इस कार्यक्रम के लिए, मैं आप सबों को नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ। 3 घंटे के बाद भी इस कार्यक्रम में अगर अभी भी 30 से ज्यादा लोग ऑनलाइन उपलब्ध हैं तो ये बहुत बड़ी सफलता है। किसी काव्य गोष्ठी में भी इतनी देर तक लोगों को रोके रखना और बांध के रखना संभव नहीं हो पाता, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में विशेषकर बच्चों ने और महिलाओं ने जो सहभागिता दिखाई है और जिस उत्साह से कविताएं पढ़ी हैं, मैं बहुत बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है और बहुत खुशी हो रही है देख के कि हम अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस संस्था को मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि हर वर्ष की भांति इस साल भी हम लोगों ने इस कोरोना के काल में भी हम लोगों ने एक नया तरीका ढूंढा। हमने इसको ऑनलाइन करने की सोची और अच्छा ही रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सहभागिता मिली। हम बहुत लोगों से जुड़ पाए, हम दिनकर जी के गांव के लोगों से जुड़ पाए, हम उनके परिवार से जुड़ पाए, तो ये एक बहुत ही अनोखा अनुभव रहा है। एक सुझाव जो मैं देना चाहता हूँ वो ये कि अक्सर हमने देखा है कि पानी में आप यदि एक कंकर मारे तो उससे जो लहर उत्पन्न होती है वो थोड़ी देर तक तो रहती है, लेकिन अगर आप उस मोमेंट को कैप्चर ना करें, अगर आप किसी भी तरह उसकी तस्वीर ना ले सकें या उसको किसी और तरीके से कैप्चर ना कर सकें, तो थोड़ी देर बाद वो पानी फिर से वैसी स्थिर हो जाती है और जो आपने लहर बनाई थी उसका जो निशान है वो मिट जाता है। तो हम हर साल ये जो गोष्ठी कर रहे हैं, अब हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम, चूंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत साहित्यिक बातें हो रही हैं, तो हम किस तरीके से इनको जमा कर सकें, जोड़ सकें। और इस साल अच्छी बात है कि ऑनलाइन होने की वजह से ये रिकॉर्ड हो रहा है और हम सबों के लिए लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा। और अदरवाइज हम दूसरी तरीके भी ढूंढ सकते हैं कि क्या हम एक स्मारिका प्लान कर सकते हैं, हम कुछ और बातें कर सकते हैं, पर इसकी बात बाद में। आज डॉक्टर उषा रानी राव जी ने बहुत ही अच्छी बातें की हैं अपनी संबोधन में। उन्होंने साहित्यिक विविधता की बात की, दिनकर की रचनाओं के माध्यम से संस्कृति की बात की। उन्होंने बहुत ही अच्छी एक सूक्ति कही कि कवि राहों का अन्वेषी होता है। और कुरुक्षेत्र की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये हिंसा और गांधी के अहिंसा के बीच का द्वंद्व है जो कुरुक्षेत्र में परिलक्षित होता है। और इस तरह की बातें हैं जो होनी चाहिए। ये मेरा प्रयास रहा है पिछले कई वर्षों से, आप लोगों ने मुझे मौका दिया है और मेरा हर बार ये प्रयास रहा है कि हम कुछ अनछुए पहलुओं को सामने लेके आए। हमने दिनकर के पत्रों की बात की, उनके विभिन्न पुस्तकों में उन्होंने जो भूमिका लिखी है विगत वर्षों में मैंने उनकी बात की, या उनकी अनुदित कविताओं, विशेषकर प्रेम कविताओं की बात की। और ऐसे ही आज जो विषय मुझे लगा कि मुझे रखनी चाहिए, हालांकि समय बहुत हो गया है तो मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। एक आत्मकथा जो लिखी नहीं गई। हम सब जानते हैं कि दिनकर की आत्मकथा उपलब्ध नहीं है, और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दिनकर ने आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं जिन पे हम जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उनके आधार पर चिंतन मनन कर सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उन्होंने नहीं लिखी। एक जो मेरी समझ में आता है कि उस समय की जो साहित्यिक परिस्थितियां थी कि सारे लोग बहुत क्लोज थे, सभी लोगों का एक साथ उठना बैठना था। दिल्ली, चूंकि उस समय के जितने साहित्यकार थे, वो मैथिली शरण गुप्त रहे हो, दिनकर रहे हो, बच्चन रहे हो, सबके सबों का राजनीति में दखल था और दिल्ली सबके सबका आना जाना लगा रहता था। दिनकर तो राज्यसभा के सदस्य ही थे, मैथिली शरण गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य थे। तो इन लोगों का दिल्ली में उठना बैठना रहा और उसके बाद प्रयाग में उठना बैठना बहुत रहा। तो सब लोग एक दूसरे को इतने निजी तौर पे जानते थे साहित्य के अलावा
कि आत्मकथा लिखना मुश्किल था। अगर आप सच्चाई बयान करते तो उसकी एक अपनी मुश्किलें थी, और अगर आप सच ना लिखते तो उसकी अपनी मुश्किलें थी कि लोग आप पे उंगली उठाते कि भाई आपने आत्मकथा लिखी और आपने ये बात तो उसमें छिपा ली। तो ये बड़ी दिक्कत थी। इसलिए ये एक वजह हो सकती है। और आप अगर इसके विभिन्न साक्ष्यों के तौर पे आप इनको देखें, निराला को अगर आप देखें, निराला इनसे बहुत सीनियर रहे हैं, लेकिन फिर भी निराला और दिनकर के बीच में एक युग रहा है, दौर रहा, जब दोनों साथ साथ सक्रिय रहे हैं। और यदि आप निराला के पत्रों को देखें तो 11 फरवरी 1936 को निराला ने एक चिट्ठी लिखी थी जानकी वल्लभ शास्त्री को, जो कि खुद बहुत बड़े कवि रहे हैं बिहार के। और उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने जानकी वल्लभ शास्त्री की बड़ाई तो की ही, और उन्होंने उनको कहा कि आप मेरे विचार से बिहार और समस्त हिंदी संसार में शीघ्र अपना सुंदर कवि रूप रखेंगे, पर हिंदी की तरक्की कीजिए, क्योंकि उन दिनों शास्त्री जी संस्कृत में ज्यादा लिखते थे। और उसके बाद निराला जी ने लिखा कि जिन बिहारियों का डंका पीटा जा रहा है, मैं बहुत जल्द उनके समक्ष आपको भिड़ाता हूं, खास करके दिनकर जी के मुकाबले देखा जाए। एक आंदोलन बिहारियों के काव्य ज्ञान का खड़ा करके देखना चाहता हूं। डंका पीटने वाले बाजदार भी हैं या समझदार भी। इस पत्र का मर्म भी खोलिएगा मत। ये निराला जी ने दिनकर के खिलाफ ऑलमोस्ट जाके लिखी थी। शास्त्री जी को उनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश थी उस समय। यही नहीं, 7 जून 1939 को निराला ने एक और चिट्ठी लिखी जानकी वल्लभ शास्त्री को, जिसमें उन्होंने लिखा, आपकी प्रकाश्य पुस्तक की बात पढ़कर खुशी हुई। आपने उस पत्र में हुंकार, जो श्री रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है, की तारीफ लिखी थी। किताब मैंने पढ़ी, पढ़ने पर बहुत दिन का पढ़ा हुआ हूं करोती, मतलब सिर्फ अपनी बात बघाड़ना, हूं करोती याद आया। अब सोचता हूं अगर कोई बिहारी भाई डकार लिखते। ये एक खिल्ली उड़ाने वाली बात थी। फिर उन्होंने नीचे लिखा, बंगालियों के पड़ोसी होने के कारण शायद बिहारियों में ओज की मात्रा अधिक है। मुर्दों में जान फूकना बुरी बात नहीं, लेकिन जो जिंदा हैं उनके लिए क्या होगा? क्या वे गुलगपाड़ा पसंद करेंगे? यानी झूठी बातें। तो ये एक पब्लिक डोमेन में है, लेकिन निराला की चिट्ठियों में है। स्पष्ट तौर पर जब निराला दिनकर से मिले तो उन्होंने इस तरह की कोई भी दुराभाव की बातें नहीं की हैं। और यही रीजन है कि हमें कई बार जो पब्लिक डोमेन में चीजें रहती हैं उनसे दूर जाके उनकी निजी जो चिट्ठियां हैं, उनकी जो डायरी है, उनसे समझना पड़ता है। और तब लगता है कि आपका एक जो व्यक्तित्व जो सामने है और एक आपका जो व्यक्तित्व पीछे है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इन दोनों के बीच का फर्क क्या है। वही निराला जब दिनकर से मिलते हैं तो दिनकर ने लिखा है निराला के लिए एक लेख में कि जो ही मैंने अपना परिचय दिया, उन्होंने लिखा दिनकर ने कि मेरी उनसे मुलाकात 1939 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुई पहली बार, और जो ही मैंने उनको अपना परिचय दिया, निराला जी ने मेरी बाह पकड़कर मुझे फिटन में बिठा लिया और फिर बड़ी ही अनौपचारिकता के साथ उन्होंने कहा, आपके बारे में वही बात कहूंगा जो बात श्रीमती सरोजनी नायडू ने मेरे बारे में कही थी। जब मिसेज नायडू ने मेरी कविताएं सुनी तो उन्होंने कहा था, जो काम आप कर रहे हैं उसे करते जाइए, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये निराला दिनकर को कहते हैं जब वो आमने सामने मिलते हैं, लेकिन इनकी जो चिट्ठियां हैं वो कुछ और बात कहती हैं। और दिनकर एक लंबा लेख लिखते हैं निराला पे, और उसमें उन्होंने हर जगह निराला की प्रशंसा की है। उन्होंने उनकी 4-5 मुलाकातें हुई हैं निराला से, लेकिन दिनकर भी अपवाद नहीं है। ये जो लेख है वो दिनकर ने पब्लिक डोमेन में लिखा था। उन्हें भी पता था कि ये लेख प्रकाशित होगा, लोग छपेंगे, और ये संस्मरण भी था, निराला जी के गुजरने के बाद था, तो ये सहज स्वाभाविक था कि दिनकर उसमें निराला के लिए अच्छी ही बातें लिखते। लेकिन अगर दिनकर की डायरी देखें हम, दिनकर की डायरी की एक और अच्छी बात जो मुझे बतानी है कि दिनकर एक तो भूमिहार वर्ग से थे, बुद्धि के बहुत तेज थे। कई अन्य लोगों की डायरी जो मैंने पढ़ी है, उस डायरी में लोगों ने अपने विचार ज्यों के त्यों लिख दिए हैं। दिनकर इस मामले में बहुत समझदार है। दिनकर ने अपनी डायरी लिखते समय भी उन्हें ये भान था कि मेरी डायरी कभी न कभी लोगों के हाथ लग जाएगी, लोग मेरी डायरी पढ़ेंगे और मेरे जो भाव हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने डायरी में भी अपनी साहित्यिक परिपक्वता का परिचायक दिया है। उन्होंने ऐसे ही जो ख्याल आए उनको एज इट इज नहीं लिखा है। तो उनके जो भाव हैं वो भी उन्होंने घुमा फिरा के ही लिखे हैं। और अगर आप देखें 11 फरवरी 1962 को
दिनकर ने लिखा कि आज निराला जी के बारे में एक सभा करजन रोड पर हुई और लोगों ने उस सभा के सभापति के आसन पर मुझे बिठा दिया। अपने भाषण में एक सज्जन ने कहा, निराला जी की पुस्तकें हमने मेले में बेचने को भेजी थी, लेकिन उनके कठिन काव्य को किसी ने नहीं खरीदा। यह बात जब निराला जी को मालूम हुई तब वे अपनी ओर इशारा कर बोल उठे, इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ, साले आसान चीज लिख, मगर यह तो आसान चीजें लिखता ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि रेडियो वाले निराला जी के 1-2 वाक्यों के लिए 1000-2000 देने को तैयार थे, लेकिन निराला जी इसके लिए राजी नहीं हुए। ये बात हुई थी 11 फरवरी को। दिनकर इसके अध्यक्ष थे। 12 फरवरी को ये लोग वापस बैठते हैं और 12 फरवरी को दिनकर लिखते हैं कि हम लोग बहुत लोग बैठे थे और रेडियो के महानिदेशक के पद पे जगदीश चंद्र माथुर जी काम कर चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई रेडियो से 1000-2000 का ऑफर तो निराला जी को कभी गया ही नहीं था। बच्चन मुझ पे बिगड़ उठे, हरिवंश राय बच्चन, वे सज्जन सभा में झूठ बोल रहे थे, तुमने मुझे बोलने को क्यों नहीं बुलाया, मैं इस झूठ का खंडन करना चाहता था। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहां पे उस समय लोगों के बीच में इस तरह की जो मतभिन्नता है, साहित्यिक मतभिन्नता, वो उजागर होती है। लेकिन साहित्यिक मतभिन्नता होने के बाद भी इन लोगों का आपस में जो रिक्वेस्ट है, रिस्पेक्ट है, जो एक दूसरे के प्रति आदर है, वो अप्रतिम है। दिनकर खुद कहते हैं कई जगहों पे कि मैं निराला का भक्त हूँ। मैथिली शरण गुप्त की अगर आप बात करें, मैथिली शरण गुप्त के लिए दिनकर आजीवन उन्हें दद्दा बुलाते रहे और उनका बहुत बहुत आदर करते रहे। लेकिन उस दद्दा के प्रति भी उन्होंने लिखा है कि इधर मैथिली शरण जी के व्यवहार से मैं बहुत दुखी रह रहा हूँ, और ये 1962 का लिखा है। वे मुझसे द्वेष क्यों करते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं तो उनके जूतों में बैठने को तैयार हूँ। राय कृष्णदास जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बूढ़े पहलवान को जवान पहलवान से द्वेष होता ही है, लेकिन श्री जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने कहा कि अगर आप खंड काव्य नहीं लिखते तो दद्दा को आपसे द्वेष नहीं होता। जब से हम संसद में आए हम दोनों एक ही जगह बैठते हैं, ये राज्यसभा की बात, किंतु मेरे साथ बैठकर वे ऐसी ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि मुझे दुख तो होता ही है, उन्हें डांटते भी नहीं बनता। आखिर मैंने सेक्रेटरी को लिख दिया कि आप मेरी सीट बदल दें। आज नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण की और आज ही मेरी सीट बदलकर मामा वरेरकर के साथ कर दी गई। जब मैं नई सीट पर जाने लगा दद्दा बड़े नाराज हुए, बोले तू पूरा चांडाल है। मैंने कहा तो आज से यह चांडाल बनिए को कष्ट नहीं देगा। ये मैथिली शरण गुप्त के प्रति उन्होंने गुस्से में लिखा। लेकिन हकीकत ये भी है कि आजीवन उन्होंने दद्दा कहा और बहुत उनके साथ उनकी जो रिस्पेक्ट है उसमें कभी कभी कोई कमी नहीं आई। रही बात आत्मकथा की, आत्मकथा की बात क्यों आई? आत्मकथा को लिखने का दिनकर के जहन में कहीं कोई सवाल नहीं था, लेकिन इसी बीच में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा लिख दी और वो आत्मकथा देखते देखते सभी न सिर्फ साहित्यकारों में बल्कि साहित्यिक जगत में उसकी बड़ी चर्चा हुई, बड़ी प्रसिद्धि हुई और उस प्रसिद्धि ने बड़े बड़े साहित्यकारों के मन में ये लोभ जागृत की कि हम भी अपनी आत्मकथा लिखें। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खौफ था, उसमें एक डर था कि भाई जिस तरह से बच्चन ने अपने बारे में खुल के लिखा था, कितने सारे साहित्यकार थे जो उस समय उस तरीके से खुल के सामने आते या अपने बारे में लिखते। तो बच्चन से उनका जो दुराव था वो कई मामलों में इस वजह से भी रहा। दूसरी एक वजह ये रही कि दिनकर राज्यसभा के मेंबर रहे और 62 की लड़ाई के बाद दिनकर और जवाहरलाल नेहरू में कुछ मतभिन्नता हुई, जिसकी वजह से बच्चन की जो हैसियत थी कवि के तौर पर वो इंदिरा जी के जमाने में बढ़ती गई और दिनकर जो सोच रहे थे कि उन्हें राज्यसभा की एक और सीट मिलेगी या एक और टर्म मिलेगा, वो उन्हें नहीं मिला और इस वजह से भी बच्चन से उनका दुराव रहा। उन्होंने एक डायरी 25 नवंबर 1962 को लिखी, उसमें लिखा भी है कि इंदिरा जी के यहाँ बच्चन ने जिन कवियों को बुलाया था उनमें भवानी भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, मैथिली शरण जी भी नहीं थे। थोड़ी देर के बाद बच्चन जी अपनी नई पुस्तक देने को पधारे। इंदिरा जी के यहाँ जो कवि गोष्ठी हुई उसके बारे में बच्चन जी ने पूछने पर ही बताया। उन्होंने यह भी नहीं माना कि कवियों को बुलाने में उनका हाथ था, बोले मैं तो खुद आमंत्रित था। बच्चन जी ने इस बात का जोर से खंडन किया कि कवियों से लाल बहादुर जवाहरलाल की प्रशंसा में कविता लिखने को कहा गया है। तो ये उनकी कविता थी। यही नहीं, हैदराबाद की एक बहुत अच्छी चीज दिनकर ने अपनी डायरी में लिखी है कि वो हैदराबाद एक कवि गोष्ठी में आए थे बच्चन के साथ, एक होटल में ठहरे थे
और बच्चन के कोई जानने वाले थे महोदय, वो आ गए और उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे घर चलिए, हमने एक कवि गोष्ठी रखी है। तो दिनकर लेटे हुए थे, वो लेटे ही रहे। बच्चन ने कहा कि नहीं नहीं, दिनकर जी की तबीयत खराब है और मैं भी थका हुआ हूँ, आप हमें बाद में कभी फिर से बुला लीजिएगा। तो ये कह के उन्होंने, दिनकर ने कहा कि मैंने तो समझा बात आई गई हो गई। लेकिन दिनकर ने लिखा कि शाम में जब हम लोग हवाई जहाज से वापस जाने के लिए एयरपोर्ट गए, तो एक आदमी ने हमें एक छपा हुआ पर्चा मेरी हाथ में दिया और उस पर्चे पर लिखा था कि बच्चन जी ने आज हमारे घर की गोष्ठी में आने के लिए शर्त रखी थी कि पहले मुझे 500 रुपए दो, तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, और इस वजह से हम आपको बुला नहीं सके। तो ये बच्चन जी के साथ भी उनके खट्टे मीठे संबंध रहे। हालांकि उनकी जो आत्मकथा है उसके बारे में उन्होंने, दिनकर ने लिखा है कि मैंने उसको पढ़ा, उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की है, लेकिन उस प्रशंसा के साथ उन्होंने ये भी कही है, जैसे उन्होंने एक 24 दिसंबर 1970 को अपनी डायरी में लिखा है कि बच्चन ने यशपाल जी की पत्नी के विषय में अयोग्य कथन किया है। और हम सब जानते हैं कि उनकी आत्मकथा में क्या लिखा है। प्रकाशवती जी ने एक बयान बांटकर लेखकों से फरियाद की है। बयान की कॉपी मुझे नहीं मिली थी, नागेंद्र के यहाँ उसे देखा। सबका विचार हुआ कि बच्चन जी ने अपनी इज्जत तो ढकी रखी, दूसरों की उतार दी, मगर अपनी इज्जत पर बच्चन ने पर्दा कहाँ रखा है। और दिनकर लिखते हैं कि मैंने सबक यह लिया कि आत्मकथा लिखना जोखिम भरा काम है। वहां ये कहते हैं कि ये जोखिम भरा काम है, लेकिन साथ ही उस पुस्तक की जो लोकप्रियता है उसकी वजह से इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि मैं आत्मकथा लिखूं। उन्होंने 71 में अपनी डायरी में लिखा कि मैंने झाबरमल जी से कहा कि आपके पास एक युग का संस्मरण है, अपनी आत्मकथा लिख दीजिए तो इतिहास का बड़ा काम हो जाएगा। शर्मा जी ने कहा कि स्वयं इंद्र भी यदि अपने गुण गाने लगे तो वह हीनता को प्राप्त करेंगे। और दिनकर लिखते हैं कि मुझे धक्का लगा क्योंकि मैं आत्मकथा लिखने की बात सोचने लगा हूं। और ऐसे कई उन्होंने अपनी डायरी में संस्मरण लिखे हैं। समय का क्या अभाव है, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि दिनकर जैसा साहित्यकार भी जब आत्मकथा लिखने की बात सोचता है तो उनके सामने कई चीजें आती हैं। एक तो है कि आप साहित्यकार के तौर पे अपने आप को, एक राष्ट्र कवि की इमेज है आपकी, आप अपनी इमेज से उलट जाके अपने पाठकों के समक्ष अपने आप को कितना खुले में लाके रखेंगे। दिनकर जी के भी कई संबंध रहे हैं। दिनकर जी के अपने पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे, दिनकर जी के अपने एक पुत्र के साथ उनका अनबन चलता रहा। उनके कई ऐसे साहित्यकार रहे जिनके साथ उनके अनबन होते रहे। तो सवाल है, आत्मकथा लिखना जोखिम भरा काम था। दिनकर ने लगभग अपने जीवन काल में 3 बार ये कोशिश की कि मैं आत्मकथा लिखना शुरू करूं, और हर बार मुझे लगता है कि ऐसी ही किसी दुविधा की वजह से वो आत्मकथा नहीं लिखी गई। लेकिन एक साहित्यकार के तौर पे यदि आप एक सुधी पाठक हैं तो दिनकर की जितनी चीजें उपलब्ध हैं, जितने उनके निबंध उपलब्ध हैं, जितने उनके पत्र उपलब्ध हैं, जितने उनकी डायरी उपलब्ध हैं, अगर आप इन सब चीजों का गहन अध्ययन कर लें तो मुझे लगता है कि दिनकर की आत्मकथा बहुत हद तक आपके दिमाग में उसका एक चित्र बन जाएगा। और उनकी एक आत्मकथा पढ़ने की जो आवश्यकता है अलग से, शायद वो उतनी ना रहे, क्योंकि आप दिनकर को बहुत करीब से जान पाएंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी शुभेच्छाएं प्रेषित करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि हम हर साल यूं ही दिनकर जी को याद करते रहें और उनकी साहित्य के संसार में गोते लगाते रहें। एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हेलो प्रवीण जी। हेलो जी सर। हाँ, सो प्रवीण जी नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र कुमार सिन्हा है। जी सर। और एक्चुअली हम बिहार से हैं और मतलब कि हिंदी मातृभाषा है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आपने जो ये दिनकर जी के बारे में जो बताया है ना, तो जहां से आपने स्टार्ट किया और एंड करने तक में आपने मतलब कि वो थ्रेड छोड़ने नहीं दिया, और इतना बढ़िया मतलब कि जो बोलते हैं कि इतना बढ़िया जो रिसर्च किया आपने इसके ऊपर और इतना अंदर की का इंफॉर्मेशन शेयर किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर, मैं आप दोनों के लिए बोल दूंगा, आप दोनों कॉर्पोरेट वर्ल्ड के राइजिंग स्टार्स हो। आप भी सर, आप कहाँ हो अभी? हरेंद्र जी अभी माने डॉक्टर रेड्डी छोड़ दिए हैं कि हैं अभी? डॉक्टर रेड्डी छोड़ करके अभी मैं बायोकॉन में हूँ, बैंगलोर में।
बायोकॉन बेंगलोर में हो सर, तो वही राइजिंग स्टार हो, लेकिन तो भी देखिए कितना रुचि है, ये बहुत बड़ी बात है सर। और प्रवीण जी तो खैर वो साहित्य का बहुत रुचि रखते हैं। प्लीज कंटिन्यू प्रवीण जी, सॉरी टू इंटरप्ट। Okay, thank you very much. नहीं Thank नहीं, you मैंने very much बात for कर दी। sharing beautiful information. थैंक यू सर, थैंक यू। परवीन जी, मैं सजेस्ट करूंगा इसको आप एक बुक के हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, बोला जाए सर। हाँ सर, मैं गोपेश बोल रहा हूँ, प्रियंका सिंह का भाई हूँ। मैं पटना से बोल रहा हूँ। मैं भी इस प्रोग्राम को जब मेरे को उसने हमें इंफॉर्मेशन दिया था, तो मैं सोचा पता नहीं कैसा होगा, नहीं होगा। मतलब आई वाज सो मच डाउटफुल फॉर द सक्सेसफुल प्रोग्राम, बट अभी जब मैं जुड़ा, शुरुआती दौर से ही जुड़ा हूँ, तो बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मिला। और सारे लोगों ने दिनकर जी की कविताओं को पढ़ा, सारे लोग बताए, जैसे जगदीश बाबू ने भी बताया, और सारे लोगों ने, मिश्रा साहब ने बताया, प्रणय जी भी बताया, और जितने भी थे प्रतिभागी सारे लोगों ने उनके बारे में बताया। तो काफी गौरवान्वित महसूस किया, क्योंकि मेरा भी घर बेगूसराय है, प्लस एक बिहार से बिलोंग करता हूँ, एक राष्ट्रीय कवि थे। तो हम लोगों को लगा कि अपने बच्चों को भी ये धरोहर को बताएं, और ताकि वो लोग सारे लोग जुड़ें इसमें, ताकि साहित्य को हम लोग आगे बढ़ाएं। और ये साहित्य से जुड़ करके सर हम लोगों की संस्कृति और सभ्यता आगे बढ़ेगी। वरना इसके अलावा ये खाली। और मैं एक दवा कंपनी एल्केम लेबोरेटरीज में जोनल सेल्स मैनेजर के रूप में पटना और झारखंड, बिहार और झारखंड देखता हूँ। सर अपने भूमियार भाई की कंपनी है सर? जी जी जी, संप्रदा बाबू की कंपनी है। और ये जो बिहार के, और ये किंग महेंद्र हैं, और ये संप्रदा बाबू, दो सर सतीश बाबू जी हमारे चीफ गेस्ट रह चुके हैं सर हैदराबाद। अच्छा जी जी, देखिए, और इसके माध्यम से हम लोगों ने सबसे मिला, ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा। और इसलिए हम बहुत बहुत अनुग्रहित हैं आपकी पूरी हैदराबाद ब्रह्म ऋषि समाज टीम के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, और आगे हम लोग और इसको अब बिहार में भी प्रसारित करेंगे। अभी आप लोगों को बीच में रोकना चाहता हूं कि हमारे मेन वक्ता अभी बाकी हैं। यदि पूरा समरी अभी ही बता देंगे तो बाद में बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। थोड़ा देर और धीरज से सुन लिया जाए, फिर बाद में हम लोग ये बात करेंगे तो बहुत मजा आएगा। जी, प्रशंसा के बाद टूट गए लग रहा है सर, लोग के प्रशंसा का सबर टूट गया, बांध टूट गया। प्रवीण जी बहुत अच्छा बोले, थैंक यू प्रवीण जी, इट इज श्रेय है आपका सर। प्लीज कंटिन्यू मैडम। बिल्कुल सही प्रवीण जी, आपने उनके जीवन के ऐसे गूढ़ रहस्यों से हमें अवगत कराया जो हमें शायद किसी और लेखनी के माध्यम से ना मिले। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी।